नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंडा और कल की कुछ खबरों के बाद अब ये कहने का मन है कि खुश तो बहुत होगे तुम। आखिर ऐसा ही रिएक्शन है इस वक्त तमाम बाजारों का। दरअसल जो यूएस का फेडरल बैंक है उसने दूसरी बार भी दरों में कोई बदलाव नहीं किया, दरें अपरिवर्तित रखी और उसके चलते दुनिया भर के जो शेयर बाजार है वहां जोरदार तेजी देखी जा रही है। तेजी वाले बाजारों में एशियाई और अमेरिकी वायदा मार्केट शामिल है। भारतीय बाजारों में भी जो सेलिंग प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आया। टेक्निकल चार्ट्स जो हैं वो कैंडलस्टिक का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ चार्ट पर वो दिखा रहे हैं। अपसाइड बाउंस देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन आने वाला है तो इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले रुख और निगाहें आर्थिक टॉप लाइंस पर। प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत 23,500 करोड़ रुपए की सड़क और रेलवे की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। बदलेगा भारत के इंफ्रा का रूप और रंग। सरकार ने अक्टूबर में जीएसटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए। पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो 13% ज्यादा रहा है ये जीएसटी कलेक्शन। और यूपीआई के मोर्चे से अच्छी खबर। अक्टूबर में यूपीआई के जरिए हुए 1,141 करोड़ ट्रांजैक्शन, कुल 17.16 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। ये भी सितंबर महीने से 8% ज्यादा है। और यूएस फेड के फैसले से दुनिया भर के बाजार हैं खुश। दूसरी बार दरों में कोई बदलाव नहीं। और आज जो चौथा कारोबारी सत्र है भारतीय शेयर बाजार का, बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। हालांकि कल की अगर बात की जाए तो कल हरे निशान में लाल निशान में बंद हुए थे भारतीय शेयर बाजार। तो इन तमाम टॉप लाइंस पर है हमारी नजर। और अब क्योंकि बात यहाँ पर तमाम बाजारों की हो रही है, अब रुख करते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ। ये आर्थिक टॉप लाइंस हमने आपको दिखाई। तो गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज हैं वो इशारा कर रहे थे कि वो एक अपटिक के साथ खुलेंगे। अभी क्या ट्रेंड है गिफ्ट निफ्टी का उस पर नज़र डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 19,202 का लेवल सपाट हम कह सकते हैं कारोबार करता हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्यूज जो हैं वो अमेरिकी वायदा बाजार से लेते हुए गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत भी हरे निशान में होती हुई नज़र आ रही है। और साफ तौर पर अब ये सेंसेक्स का जो ओपनिंग डेटा है, देखिए क्या ज़बरदस्त ओपनिंग हुई है। 64,097 का लेवल, 507 अंकों की बढ़त। जो पिछला हफ्ता था वो काफ़ी गिरावट भरा रहा था, लेकिन अब मैंने जैसे बोला कि बाउंस बैक नज़र आ रहा है और सेलिंग प्रेशर कम लग रहा है भारतीय शेयर बाजारों पर। नंबर्स की भी अगर बात करेंगे उस पर भी एक रुख लेंगे तो 19,146 का लेवल, 197 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी लीड करता हुआ। और क्योंकि अर्निंग्स के साथ साथ आईपीओ का सीज़न है, सेलो का आईपीओ अच्छे परसेंट्स पे सब्सक्राइब हुआ है। और इन जो तमाम बाज़ारों की जब हम बात करते हैं तो एक बार रुक लेते हैं कि टॉप गियर। देखिए ब्रिटानिया के रिजल्ट्स ने उसको चार्ट का लीडर बनाया। एलटीआईएम भी बढ़त के साथ, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और एसबीआई लाइफ बैंकिंग काउंटर्स देखिए बाजार को मजबूती दिए हुए, ज़बरदस्त होल्ड बनाए हुए बाजार पर। और यहाँ पर इस वक्त खरीदारी का माहौल साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ये टॉप गेनर्स है। ब्रिटानिया ने पिछले साल की तुलना में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन टॉप लूजर्स पर नज़र डालते हैं जहाँ पर सियाराम एसजीएस टेक्नोलॉजीज, आर्कियन केमिकल, माइंडकॉप, रिलैक्सो फुटवेयर, अजंता फार्मा। मिक्स्ड बैग है यहाँ पर और ख़ास तौर पर इन दोनों स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखी जाए। बाय ऑन डिप्स हो सकता है इन दो स्टॉक्स की अगर बात की जाए। अब एक ग्लोबल मार्केट का अपटिक देखते हैं। जिस तरह से जो फैसला लिया गया, हालांकि ये जेरम पॉवेल द्वारा कहा गया कि भाई ये फिक्स नहीं है, आगे दरों पर फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक बढ़त के साथ बंद हुए। इन्हीं के क्यूज को फॉलो करते हुए जब हमने यूरोपियन मार्केट्स का एक रुख लेते हैं तो FTSE कैक्स और डैक्स यहाँ पर भी बढ़त होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जो डेटाज आए हैं बाज़ार के, अगर यूएस की बात की जाए तो वो डेटाज कहीं ना कहीं यूएस बाज़ार को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके क्यूज पर यूरोपियन बाज़ार भी एक स्माइल के साथ कारोबार करते हुए नज़र आए। रुख एशियाई बाज़ारों का, यहाँ पर भी हरियाली ही हरियाली है। जापानी बेंचमार्क, हैंग सेंग, कॉस्पी, तमाम ये जो
इंडिकेटर्स हैं वो बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट की अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट की टेंशन ज़रूर है, जिसका असर अभी हम क्रूड ऑयल पर देखते हैं कि क्रूड ऑयल कहाँ पर इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और वेनेजुएला से जिस तरह से अमेरिका ने अब रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, जिस पर हमारा ईटी फोकस भी है आज, उन रिस्ट्रिक्शंस हटाने की वजह से अब क्रूड किस तरह ट्रेंड करेगा, क्रूड की मार्केट में तमाम जो अन्य रिफाइनरीज के लोग हैं वो किस तरह प्ले आउट करेंगे, इस पर भी रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज पर इकोनॉमी टुडे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में। और अच्छी खबरों के साथ हम लगातार इकोनॉमी टुडे में बने हुए हैं। एक अच्छी खबर, अब जीएसटी के मोर्चे से अक्टूबर महीने की त्योहारी सीजन के दम पर शानदार जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला। 2023 अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद अक्टूबर 2023 की अगर बात की जाए तो जीएसटी कलेक्शन का ये दूसरा सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं बीते साल अक्टूबर 2022 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 13% का उछाल देखने को मिला। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 के लिए जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी किया, जिसके मुताबिक अक्टूबर में करीबन 1,72,000 करोड़ रुपए जीएसटी वसूली रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो 11% से ज्यादा है। वहीं बीते साल अक्टूबर महीने के मुकाबले इस अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 13% ज्यादा रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन आज भारतीय मूल के तमिल जो है उनके आगमन के 200 वर्ष पूरा होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित नम 200 सम्मेलन को संबोधित करेंगी। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। कोलंबो पहुंचने के बाद उन्होंने कैंडी में श्री दलाडा मालिगवा में पूजा अर्चना की। सीतारमण ने असगिरिया और मालवत्ते के प्रमुख धर्म गुरुओं से भी मुलाकात की है। वित्त मंत्री ने अनुराधापुरा में जयश्री महाबोधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की और अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेगी, जिसका विषय कनेक्टिविटी बढ़ाना और समृद्धि के लिए साझेदारी, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वार्ताओं और राजनयिक विचार विमर्श में भी शामिल होंगी। इस पर रहेगी हमारी नजर। सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के चश्मे से देखता है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी का केवल भविष्य या फिर एक या दो देशों के बजाय राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा संचालन होना चाहिए। Our Prime Minister Narendra Modi ji has for several years argued that the future of tech, whether it be innovation, whether it be partnerships, or indeed the institutional framework for regulating technology and innovation for the common good of all humans and all mankind,
should be driven by a coalition of nations rather than just one country or two countries, and that the institutional framework should be less episodic and a lot more sustained and with strategic clarity. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कॉमन गुड के लिए होना चाहिए, जिसकी भावना के साथ भारत लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब सीधे रुख करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस से जुड़ा हुआ। बात आज करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल के आयात की रणनीति में कुछ और नए देशों को जोड़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत रियायती दरों पर वेनेजुएला के बाजार के कच्चे तेल के आयात पर विचार कर सकता है। अपनी मोजाम्बिक यात्रा पर गए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया कि दोनों देशों के बीच 20 बिलियन एनएनजी प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू करने की चर्चा हुई और दोनों देश हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सहयोग करने पर सहमत हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और मोजाम्बिक एनएलजी अपने ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हो गए हैं। अपनी मोजाम्बिक यात्रा पर गए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा, कार्लोस जैकारिस के साथ बेहतरीन मुलाकात में हमने मोजाम्बिक में 20 बिलियन के एलएनजी प्रोजेक्ट का काम शुरू करने पर चर्चा की है, जिसमें एक पीएसयू कंपनी की 30% हिस्सेदारी है। दोनों देशों ने हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत ने मोजाम्बिक को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा बनने का भी आह्वान किया। दोनों देशों के बीच एलएनजी कारोबार बीते 5 सालों में 2.5 गुना बढ़कर $1821 मिलियन पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, गैस प्रोसेसिंग और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत रियायती दरों पर वेनेजुएला के बाजार के कच्चा तेल के आयात पर विचार कर सकता है। S&P ग्लोबल ने कहा है कि भारतीय रिफाइनरों को अपने मौजूदा स्रोतों से कच्चे तेल को विस्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें पश्चिम एशियाई भी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल निर्यात सहित प्रतिबंधों में ढील दी है। 2017 से 2019 तक जब वेनेजुएला पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, इस अवधि के दौरान भारत ने प्रतिदिन लगभग 3 लाख बैरल वेनेजुएला कच्चे ग्रेड का तेल आयात किया। ये आयात उस दौरान भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 5 से 7% था। भारत ने हाल के वर्षों में तेल आयात के अपने स्रोतों में विविधता लाई है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रियायती मूल्य की वजह से फरवरी 2022 के बाद रूस भारत में कच्चे तेल के टॉप सप्लायर के तौर पर उभरा है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में रूसी तेल भारत के कुल तेल आयात का केवल 2% था, लेकिन वित्त वर्ष 2022 से 23 में ये भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 1/4 हो गया। भारत के अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में संयुक्त अरब अमीरात, इराक, सऊदी अरब, गुयाना, ब्राजील शामिल हैं। इस बीच निजी फर्म केपलर और वोटेक्सा के मुताबिक भारत में रूस से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल में अक्टूबर माह में 12 से 18% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वेनेजुएला से भारत का भविष्य में कच्चे तेल का आयात देश की समग्र ऊर्जा सुरक्षा नीति पर निर्भर करेगा, जिसमें भू राजनीतिक अस्थिरता, सप्लाई में आने वाली बाधाओं के साथ साथ विभिन्न आपूर्ति स्रोतों पर भी विचार किया जाएगा। जाहिर तौर पर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। सुशील कुमार गुप्ता जी, पूर्व स्वतंत्र निदेशक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल सुशील जी मेरा यही है कि जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जिस तरह से अब विचार कर रहा है भारत कि वेनेजुला से आयात किया जाए, हालांकि ये जो प्रतिबंध हटाए गए हैं अमेरिका द्वारा, ये उससे भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, एनर्जी के क्षेत्र में कितना बड़ा आप इसको एक गेम चेंजर मानते हैं? ऐसे है कि ये तो हम सब मानते हैं जिसमें कि संसार में, वर्ल्ड में बहुत चेंजेस बड़ी जल्दी जल्दी हो रही हैं और रिलेशनशिप्स भी जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो भी चेंज हो रहे हैं जी। इसको सामने रखते हुए ये जो हमें डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो भी साउथ अफ्रीका और अन्य हैं उनसे अपने संबंध बनाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ हमें आत्मनिर्भरता की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा जी। जितना हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे उतने हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी इजराइल में युद्ध हो रहा है, जिस टाइप से उसके ऊपर डिफरेंट अरब कंट्रीज के सैंक्शन के द्वारा, ईरान के द्वारा बोला गया है जी, टाइप की सिचुएशन कभी भी हमें भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आतंकवाद से सबसे ज्यादा हम ही ग्रस्त हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में अपने आप में इंडिपेंडेंट होना और साथ में ऐसे कंट्रीज के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमें अपना बनाने, जिसके लिए भारत अपनी नीति में बहुत अग्रसर बढ़ भी रहा है। जी, जैसे उन्होंने बहुत जल्दी चेंजेस की, काफी इंपोर्ट किया, फिर रशिया की प्राइस बढ़ी तो सऊदी अरब और ओमान वगैरह इन कंट्रीज की तरफ आगे बढ़े। इसी तरह से साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज और इस तरह से जो पॉलिसी चल रही है, मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छी पॉलिसी चल रही है और आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर जी भी बहुत अच्छा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो सुशील जी, हम ये मान सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, खास तौर पर जब हम एनर्जी की बात करते हैं, वो अपने आप में मददगार साबित होगा, खास तौर पर जो वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं उस लिहाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वी कैन थिंक ऑफ CBN के ऊपर भी विचार चल रहा है, कोल बेस्ड मीथेन। तो हमारे यहाँ ये कोयले का भंडार काफी बड़ा है, तो कुछ माइंस ऐसी भी हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं है, तो हमको उसको आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये प्रपोजल 7-8 वर्ष पहले भी गई थी, लेकिन उसके ऊपर वर्क चल ही रहा होगा, मैं जो समझ रहा हूँ, और बड़े अच्छी तरह से। तो वो एक अच्छी चीज हो सकती है जिसके कारण हमारी केमिकल फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज वगैरह अगर उस एरिया के आसपास लगे, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत सी ऐसी कोल माइंस हैं जो कि हमने नेशनलाइज नहीं की हुई और उसमें बड़ी मात्रा में ये CBM हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सुशील जी, जब हमने G20 में भी देखा था कि किस तरह से जो ग्लोबल फ्यूल अलायंस है, जिसके लिए अब मोजाम्बिक को जोड़ने का भी आह्वान भारत कर रहा है, उस लिहाज से इस फ्यूल अलायंस में जब ज़्यादा देश जुड़ेंगे, तो जिस टेंशन के प्रति हम अपना एक कह सकते हैं ना बफर स्टॉक तैयार करने की कोशिश करेंगे, उस लिहाज से भी एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट के प्रति हमारी जिम्मेदारी, ये दोनों जो हम कह सकते हैं काम पूरे होते हुए नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हाइड्रोजन की तरफ भी हम जा रहे हैं, उसके बाद हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अपनी कंजम्पशन इंपोर्ट के ऊपर रिलायबिलिटी कम करने के लिए ईथेन वगैरह कई तरह की चीजें हम तैयार करके उसमें मिक्सिंग के ऊपर ज्यादा सोच रहे हैं। और जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सोच रहे थे कि डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट की जो है वो कम से कम हो सके, हमारा मतलब यही है। और डिफरेंट कंट्रीज के साथ हमारा टाई अप होगा। हम 1-2 कंट्रीज, जैसे हमारी LNG जो है, मोस्ट ऑफ द LNG जो है वो ओमान से आती है, कतर से, ओमान से नहीं, कतर से ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। वो डिपेंडेंसी हमें सोचना पड़ेगा, ये कम करनी पड़ेगी, वो एक बहुत बड़ी। और इसी तरह से साउथ अफ्रीका में बहुत से ऐसी स्थान हैं जहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें ONGC इंटरनेशनल ये सब वर्क कर सकते हैं। जी, तो सुशील जी, हम इसमें ये भी मान सकते हैं ना कि जो रिफाइनरी इकोनॉमिक्स है, ये अपने आप में बहुत अहम है। रिफाइनरी इकोनॉमिक्स यानी कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर जो ये तमाम रिफाइनिस्ट जो अलग अलग सोर्सेज के साथ हैं, अगर वेनेजुला या इस तरह के देश जो कम पैसे पर हमें तेल देते हैं, उनके साथ ये जो शिफ्ट ऑफ पैराडाइम होगा, ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति को और मजबूत करता हुआ सुशील जी।
चलिए सुशील जी पर वापस जाएंगे, उनसे ये सवाल एक बार लेंगे कि किस तरह से ये जो रिफाइनरी इकोनॉमिक्स है ये अपने आप में जब हम बात करते हैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेगा, खासतौर पर एनर्जी सेक्टर में या नहीं। वक्त लेकिन एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद का स्वागत। और हमारे साथ सुशील कुमार जी जुड़े हुए थे और दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स और जो रिफाइनरी इकोनॉमिक्स है उसका क्या कनेक्शन है आपस में। लेकिन पहले एक नज़र कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। 2023 तक 97% 2000 रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके हैं। आरबीआई ने बताया कि उसके 19 दफ्तरों पर 2000 रुपए के नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज करने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पोस्ट ऑफिसेस के जरिए 2000 रुपए के नोट डिपॉजिट कराए जा सकते हैं। आरबीआई ने इस साल 19 मई को 2000 रुपए मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी और अब सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही लोगों के पास रह गए हैं। आयकर विभाग ने अक्टूबर 2023 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की। अक्टूबर 2023 में निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 7.65 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए, जो कि निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 7 नवंबर 2022 तक दाखिल किए गए 6.85 करोड़ आईटीआर की तुलना में 11.7% अधिक है और वित्त वर्ष 2022-23 में दाखिल किए गए कुल 7.78 करोड़ आईटीआर की तुलना में अब तक का उच्चतम स्तर है। भारत के सेवा कारोबार अधिशेष ने वित्त वर्ष 2023-24 की सितंबर तिमाही में एक बार फिर वापसी की है, जो जून तिमाही में गिरकर 3 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर तिमाही में इसमें 26.6% वृद्धि हुई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू अक्टूबर में रिकॉर्ड 17.16 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले महीने से 9% की बढ़ोतरी दर्शाती है। ट्रांजैक्शन की संख्या भी सितंबर के 10.56 बिलियन से 8% बढ़कर 11.41 बिलियन की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। अक्टूबर 2022 की तुलना में यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन की मात्रा 56% बढ़कर 7.305 बिलियन से 11.41 बिलियन हो गई। केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को बढ़ा दिया है। वस्त्र मंत्रालय ने पहले एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी कपड़ा उत्पादों के लिए कपड़े की पीएलआई योजना के तहत इच्छुक कंपनियों से नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए पीएलआई पोर्टल को 31 दिसंबर 2023 तक खोलने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की इजाजत दी है। वर्तमान में स्थानीय कंपनियां विदेशों में अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के जरिए सूचीबद्ध हो सकती हैं। हालांकि भारतीय कंपनियों को विदेशी शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध कराने के नियमों को अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है। पीएम गति शक्ति पहल के तहत 23,500 करोड़ रुपए की सड़क और रेलवे की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी के लिए प्रस्तावित किया गया है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन 17 अक्टूबर को 58वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में किया गया। 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के माध्यम से की जाती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जेट एयरवेज के संस्थापक अध्यक्ष नरेश गोयल और उनके परिवार से जुड़ी 538 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने केनरा बैंक की लिखित शिकायत के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। जब्त की गई संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं। तो ये हमने आपको दिखाई कारोबार जगत से जुड़ी तमाम अहम खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नज़र। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, तो अगर वेनेजुला से जिस तरह से प्रतिबंध हटाए गए हैं और ये विचाराधीन है कि वहाँ से हम आयात करेंगे तेल या फिर नहीं, और ये जो तमाम रिफाइनर्स हैं जो तमाम उन देशों के साथ जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है और किस तरह से वो अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। क्योंकि जब हम कच्चे तेल की आयात की बात करते हैं तो उसमें किस तरह से अगर डिस्काउंटेड प्राइसेस पर, जिस तरह से वेनेजुला, क्योंकि उस पर कई वर्षों से प्रतिबंध था अमेरिका का, अब वो तेल जो है बेचने के लिए
उस पर ये प्रतिबंध हटाए गए हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि कम दरों पर जब हमें ये तेल मिलेगा तो उस लिहाज से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी कॉस्ट, यानी कि जब हम उनकी कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें भी कमी आएगी। और क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी बहुत अहम है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उस लिहाज से इस तरह के देशों का अपना कच्चा तेल भारत को देना एक अहम उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है। और बायोफ्यूल अलायंस में जिस तरह से तमाम और देशों को जोड़ने का आह्वान प्रधानमंत्री ने G20 के उस मंच से किया था, बायोफ्यूल यानी कि वो अलग अलग स्रोत जिनसे जो फॉसिल्स हैं जिनसे इस तरह के फ्यूल्स को तैयार किया जाता है, और यहाँ पर जब तमाम देश जुड़ते हैं तो एक अलग व्यवस्था बनती है, और ये व्यवस्था पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो आज के इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल मुलाकात होगी एक नए फोकस के साथ और नई आर्थिक खबरों के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।